फिट और हेल्दी दिखने वाले लोग, रोज जिम जाने वाले लोग, उन लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो कौन है ये साइलेंट किलर जो बॉडी में धीरे धीरे पनप रहा है? तो आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो फिट और हेल्दी दिखने वाले लोग हैं उनको भी हार्ट अटैक क्यों होता है। कौन है साइलेंट किलर जो बॉडी में धीरे धीरे पनप रहा है और कौन से हम ऐसे ब्लड टेस्ट कर सकते हैं जिससे कि हम ये साइलेंट किलर को पहचान सकते हैं। तो मैं आपको 2 सिंपल ब्लड टेस्ट बताऊंगा जिससे कि आप ये साइलेंट किलर को पहचान पाएंगे। और अगर आपने इस साइलेंट किलर को पहचान लिया है तो हम ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी बनाएं कि ये साइलेंट किलर हमें नुकसान ना पहुंचा सके। तो आज की वीडियो में इन सभी टॉपिक पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैनल डायबिटीज़ एजुकेशन के लिए, जहां हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं ताकि आप अपनी डायबिटीज़ को बड़ी ही आसानी से मैनेज कर सकें। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं लिस्ट ऑफ सेलिब्रिटीज़, ये वो लोग हैं जिन्हें एक बार हार्ट अटैक हुआ लेकिन ज़िंदगी ने इन्हें दूसरा मौका दिया, ये सर्वाइव कर गए। ये जो लिस्ट ऑफ सेलिब्रिटी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें हार्ट अटैक हुआ लेकिन लाइफ ने इन्हें दूसरा मौका नहीं दिया। तो आज के इस वीडियो में हम ये पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि फिट और हेल्दी लोगों में हार्ट अटैक क्यों होता है, कौन है वो साइलेंट किलर, उसको कैसे पहचाने और अगर हमने उसे पहचान लिया तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करें। दुनिया भर में साइंटिस्ट ने इस सब्जेक्ट पर काफ़ी रिसर्च की और ये देखा गया कि फिट और हेल्दी लोगों को भी हार्ट अटैक होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे ये आप देखें कि ये फिलीपींस की स्टडी है। यहाँ पे इन्होंने पाया कि जो फिट और हेल्दी दिखने वाले लोग हैं उनमें 30% लोग लगभग ऐसे होते हैं जिन्हें हार्ट अटैक होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी जो स्टडी है ये कनाडा में हुई। यहाँ पे इन्होंने देखा कि जो फिट और हेल्दी दिखने वाले लोग हैं उनमें % लोग ऐसे होते हैं लगभग जिन्हें हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तीसरी ये जो स्टडी है ये अमेरिका में हुई और इसमें इन्होंने पाया कि लगभग 5% से कम लोग कुछ ऐसे होते हैं जो फिट और हेल्दी तो दिखते हैं लेकिन उन्हें हार्ट अटैक होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये लोग कैसे पहचानते हैं कि किसको हार्ट अटैक होने की पॉसिबिलिटी है और किसको हार्ट अटैक होने की पॉसिबिलिटी नहीं है? तो इसमें 2 मेजर फंडामेंटल चीज़ें होती हैं। तो उनमें जो सबसे पहला जो कारण है वो हम देखते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो ये लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम को असेस करते हैं और उसके बेसिस पे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी होगी या नहीं होगी। मेटाबॉलिक सिंड्रोम से रिलेटेड 2 उन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज़ की है। अगर आप रिसर्च पेपर स्टडी करेंगे तो उन्होंने कहा कि मेटाबॉलिकली हेल्दी ओबीस पर्सन, मतलब कि मेटाबॉलिकली तो ठीक है लेकिन वजन बढ़ा हुआ है। दूसरा टर्म उन्होंने यूज़ किया कि मेटाबॉलिकली अनहेल्दी लीन पर्सन, कि मेटाबॉलिकली तो अनहेल्दी है लेकिन देखने में लीन लग रहा है, वो देखने में हेल्दी लग रहा है। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के 4 कंपोनेंट है। ये कुछ हम ऐसा समझ लेते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक राक्षस है जो बॉडी में अंदर घर करता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। और इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम का जो राक्षस है इसके 4 पैर हैं और अगर इसके 4 पैर हैं तो ये ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप इसका एक एक पैर काटते जाएंगे तो इसकी पावर ख़त्म हो जाती है और एक दिन ये ख़त्म हो जाता है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के 4 पैर वो कौन कौन से हैं उनको समझते हैं। तो पहला पैर है ओबेसिटी। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है, मतलब आपका BMI 25 से ऊपर है, अगर पेट निकला हुआ है, बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा है, मसल परसेंटेज कम है, तो इसका मतलब ओबेसिटी है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के जो राक्षस का एक पैर डेवलप हो गया है। दूसरा पैर है इसका डायबिटीज़। अगर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 100 से ज़्यादा है तो हम कहेंगे प्री डायबिटीज़। अगर 125 से ज़्यादा है फास्टिंग तो हम कहेंगे डायबिटीज़। तो अगर डायबिटीज़ हो गई है, ब्लड शुगर बढ़ गया है, मतलब इस राक्षस का दूसरा पैर बन गया है। इस राक्षस का तीसरा पैर है हाइपरटेंशन, हाई बीपी। तो नॉर्मल बीपी हम कहते हैं 120/80। अगर ये 130/85 हो गया है तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है। इस राक्षस का तीसरा पैर भी डेवलप होना चालू हो गया। और चौथा पैर है इस राक्षस का, वो है डिसलिपिडमिया।
मतलब कि कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ हो रहा है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल घट रहा है। तो ये जब डिसलिपिडमिया होगा मतलब कि एक और प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ये चारों कंपोनेंट अवेलेबल हैं बॉडी में, तो इसका मतलब जो हार्ट अटैक का जो डेंजर है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसको हम पहचाने कैसे, कौन सा ऐसा ब्लड टेस्ट करें जिससे कि हम पहचान पाएँ कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम बॉडी में बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो उसका एक सिंपल टेस्ट है जिसको हम कहते हैं HOMA-IR। तो इसको निकालने का जो फार्मूला है वो ऐसा है कि हम लेते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, ये मिलीग्राम पर डेसीलीटर में वैल्यू होनी चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय फास्टिंग इंसुलिन का लेवल डिवाइड बाय 405। तो इससे जो वैल्यू निकल के आएगी, तो अगर 1.5 से इसकी वैल्यू आती है कम, तो हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये 1.5 से 2.5 के बीच में रहेंगे तो हम इसको कहते हैं मॉडरेट इंसुलिन रेजिस्टेंस, या हम ये कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम का जो राक्षस है ये पनप रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और अगर ये वैल्यू 2.5 से ऊपर जाती है तो इसको हम कहेंगे कि सीवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का राक्षस अब पावरफुल होता जा रहा है। इसमें जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी ये HOMA-IR की, वैसे वैसे आप समझ लीजिए कि प्रॉब्लम आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। एक और इसमें मैं आपके लिए एडिशन करना चाहूँगा कि कई बार जब आप ये ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उनकी ब्लड रिपोर्ट में HOMA-IR लिखा हुआ ऑटोमेटिकली आता है। आप वो वैल्यू पे ना फोकस करें, आप अपनी वैल्यू खुद कैलकुलेट करें ये फार्मूले में रख के, क्योंकि मैंने ऐसा कई बार देखा है कि HOMA-IR की वैल्यू पता नहीं कौन से फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं, कभी वो हमें करेक्ट दिखाई नहीं देती। करेक्ट फार्मूला यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फास्टिंग इंसुलिन मल्टीप्लाइड बाय फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल डिवाइड बाय 405। और अगर मान लीजिए आप दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, या अमेरिका में हैं या यूरोप में या दुबई वगैरह में, तो वहाँ पे जो ब्लड शुगर की वैल्यू है वो मिलीग्राम पर डेसीलीटर में नहीं होती, वो मिलीमोल्स पर लीटर में होती है। तो अगर वो मिलीमोल्स पर लीटर में है तो उसको आप 18 से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मिलीग्राम पर डेसीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल आया 10 मिलीमोल्स पर लीटर, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 18, सो ये हो गया 180। इसका मतलब आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक पैरामीटर हमने देखा है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का जिसके 4 कंपोनेंट है, और HOMA-IR की वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ी हुई मिलेगी उतना ज़्यादा डेंजर पॉइंट हमारी बॉडी में इकट्ठा होता जा रहा है। दूसरा जो साइलेंट किलर है वो है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन को हम कुछ ऐसे समझते हैं कि जैसे हम घर में आग यूज़ करते हैं, भाई हम मंदिर में दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, पूजा करते हैं, या हम किचन में खाना बनाते हैं, तो हम कंट्रोल्ड जो आग है उसको यूज़ करते हैं, उसको हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ये आग अनकंट्रोल्ड हो जाए तो घर को जलाकर राख कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन के लिए, हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ये इन्फ्लेमेशन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारी ही बॉडी को अंदर से जला के राख कर सकती है। इन्फ्लेमेशन को पहचानने का तरीका है ESR और दूसरा हाई सेंसिटिव CRP। तो इन्फ्लेमेशन और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये 2 साइलेंट किलर जब बॉडी में डेवलप होते हैं तो बहुत डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। इसको हम कुछ ऐसे समझने की कोशिश करें कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम आप समझ लीजिए सूखी घास है, और ये इन्फ्लेमेशन ये आग है। जब सूखी घास और आग एक साथ इकट्ठा आएगी तो तबाही होगी, वही हमारे शरीर में होगा। जब मेटाबॉलिक सिंड्रोम और इन्फ्लेमेशन एक साथ मिलते हैं तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, बॉडी में स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, और जो ये प्रॉब्लम है वो अचानक नहीं होती। देखिए लाइफ में कुछ भी अचानक नहीं होता, ना तो सक्सेस अचानक मिलती है, ना फेलियर अचानक होता है। हर चीज़ का कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। अगर आप अच्छी हैबिट यूज़ करेंगे, अगर आप लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, रोज़ थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे तो रोज़ अंतर नहीं दिखाई देगा। आपको 10 साल बाद जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 10 सालों में आपने क्या अचीव किया। तो फेलियर को भी आप देखेंगे तो पीछे 10 साल देखिए, सक्सेस को भी देखेंगे तो पीछे 10 साल देखिए। ऐसे ही अगर आप अपनी हेल्थ को देखना चाहते हैं तो पीछे 10 साल देखिए कि पीछे 10 साल से
आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल से जो रोज़ जो आप अपने खाने का जो डिसीजन लेते हैं वो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो इस पे डिसाइड करेगा। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं अब कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम कैसे डेवलप होता है, डाइट में ऐसा कौन सी गड़बड़ी हो रही है जिसके कारण ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप होता है। तो अभी तक हमने ये देखा कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम और इन्फ्लेमेशन ये दो मेजर प्रॉब्लम है। अब हम इनको और थोड़ा आगे डिटेल में स्टडी करते हैं। तो जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है इसको अब हम ट्रीटमेंट की तरफ कैसे चलें, मैनेजमेंट की तरफ कैसे चलें, इसको कंट्रोल करने की तरफ कैसे चलें, उस पर हम फोकस करते हैं। तो जो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या HOMA-IR है, इसकी जो कैलकुलेशन आप देखें तो इसमें दो कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। एक दिखाई दे रहा है कि इंसुलिन और दूसरा दिखाई दे रहा है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल। तो कोई भी फूड आइटम जो इन दोनों कंपोनेंट को बढ़ाएगा वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम को बढ़ाएगा, मतलब कि जो साइलेंट किलर है उसे पावर देगा। तो फूड के हम कंपोनेंट देखते हैं भाई, फूड में 3 कंपोनेंट होता है, एक होता है फैट, एक होता है प्रोटीन और एक होता है कार्बोहाइड्रेट। फैट जब हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज होता है तो फैटी एसिड निकलता है, प्रोटीन आता है उससे अमीनो एसिड आता है, और ये दोनों ही इंसुलिन और शुगर को ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करते, नेग्लिजिबल इम्पैक्ट है इनका। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है जब ये बॉडी में जाता है तो ग्लूकोज छोड़ता है, और ग्लूकोज इंसुलिन को भी बढ़ाता है और ग्लूकोज ब्लड शुगर को भी बढ़ाता है। तो अगर डाइट में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा है तो इसका मतलब मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और हमारी जो इंडियन हैबिट है वो क्या है, हम ग्रेन बेस्ड डाइट खाते हैं। सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम कुछ ना कुछ अनाज का बना हुआ होता है, चाय के साथ चाहे बिस्किट हो, रोटी सब्जी हो, दाल चावल हो। आप देखें कि हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट ज़्यादा होता है, इसीलिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत आसानी से डेवलप हो जाता है। और इसीलिए हमारे देश में ऑलमोस्ट 4 में से 1 आदमी का जो ब्लड शुगर है वो धीरे धीरे बढ़ता नज़र आ रहा है हमें। तो हमें जो ये ग्रेन बेस्ड कार्ब बेस्ड डाइट है इससे हमें दूर जाना है। तो एक तो हमें ये करना है कि अपने डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स है उसको हमें दूर करना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट काम जो हमें करना है कि बॉडी में मसल परसेंटेज अगर ज़्यादा रहता है, फैट परसेंटेज कम रहता है, मतलब मसल ठीक से डेवलप है, फिजिकल एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट अगर मान लीजिए एक्सेस में चला भी गया बॉडी में तो वो उसको यूटिलाइज कर लेता है, एज ए फ्यूल यूज़ कर लेता है, तो उसका बैड इफेक्ट हमारी बॉडी पे नहीं आता। तो ये इंसुलिन और ब्लड ग्लूकोज इन दोनों को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हमें डाइट में अपना जो कार्बोहाइड्रेट इनटेक है उसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो अब हम कैसे करें? जनरली तो सब गेहूं का आटा या मल्टीग्रेन आटा ये खाते हैं, तो मेजर सोर्स जो आटा है वो हमारी डाइट में वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, हमें ये आटा हटाना है। इसकी बजाय आप न्यूट्रोएक्टिव कीटो आटा यूज़ कर सकते हैं। न्यूट्रोएक्टिव कीटो आटे में 40% प्रोटीन है, नेचुरल नट्स एंड सीड्स से बना हुआ है। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव आटा बट दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर यू। इसकी कैलकुलेशन देखिए, ये 500 रुपये किलो पड़ेगा तो आपको, तो अगर आप 25 ग्राम लेते हैं तो इसमें 10 ग्राम प्रोटीन आएगा, और ये 10 ग्राम प्रोटीन की कीमत आप लगा लीजिए आपको 15-16 रुपये कुछ पड़ेगी। ऐसे ही दूसरी तरफ आप ये प्रोटीन पाउडर देखिए जिसमें 70-75% प्रोटीन होगा और इसकी कीमत 3000 रुपये पड़ेगी। अगर यहाँ से आप 10 ग्राम प्रोटीन लेते हैं, मान लीजिए 15 ग्राम के आसपास आपने पाउडर लिया, तो उसकी जो कीमत है वो अप्रॉक्सीमेटली 45-46 रुपये आपको पड़ेगी। तो दोनों जगह से प्रोटीन आपको बराबर मिल रहा है, लेकिन आपको एक जगह आपको 15 रुपये लग रहा है, दूसरी जगह आपको 45 रुपये लग रहा है। तो प्रोटीन इज ए प्रोटीन, किसी भी सोर्स से आ रहा हो। दूसरा, जो प्रोटीन आपको वेजिटेरियन सोर्स से आता है उसमें इन्फ्लेमेशन कम होती है। जो प्रोटीन एनिमल सोर्स से आता है, जैसे वे प्रोटीन वगैरह एनिमल सोर्स से आता है, यहाँ इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है, तो वो आपको एडवांटेज मिलेगा। तीसरा, एकदम इजी है, कन्वीनियंट, रोटी सब्जी आप घर में खाते हैं, बस आटा चेंज कर दें, वही प्रोटीन का सोर्स बन जाता है। कीटो आटे में प्रोटीन के साथ साथ फाइबर भी है, तो कभी भी आपको पेट गड़बड़ होने की प्रॉब्लम नहीं होगी। जनरली क्या होता है, जब खाली प्रोटीन वाला आप ये सोर्स खाते हैं तो इससे पेट गड़बड़ होता है, पेट में गैस बनती है क्योंकि उसमें फाइबर नहीं होते। जो कीटो आटा है इसमें नट्स एंड सीड्स से बना हुआ है, तो इसमें ऑलमोस्ट 17% के आसपास आपको नेचुरल फैट भी मिलेगा। तो नेचुरल फैट जो है स्टूल को सॉफ्ट करने में मदद करता है, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा।
और अगर ये आप ये प्रोटीन पाउडर लेते हैं, इसमें पूरा प्रोटीन ही प्रोटीन है, इसमें फैट भी नहीं है, इसमें फाइबर भी नहीं है, तो ये कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर सकता है आपकी बॉडी के लिए। तो अगर आप नेचुरल तरीके से अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना चाहते हैं तो कीटो आटा जो है ये आपके लिए बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। कीटो आटे की रोटी आप खाएं और घर की जो भी सब्जी बनी हुई होती वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इंसुलिन और ये ब्लड शुगर, इन दोनों को कंट्रोल करने में मदद करेगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा है, फाइबर ज़्यादा है और इसमें जो नेट कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट है वो एकदम कम है। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो एक तो हमें ये बैलेंसिंग करने का सीखना है। दूसरा हम देख रहे हैं कि अब ये इन्फ्लेमेशन वाला कंपोनेंट है, इसको कैसे बैलेंस करें। तो इन्फ्लेमेशन को बैलेंस करने के लिए हम 3 मेजर कंपोनेंट पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है फास्टिंग। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो मेटाबॉलिज्म के थ्रू वो फूड जाएगा और जो मेटाबॉलिज्म है उसकी जब प्रोसेस होगी तो कुछ ना कुछ एसिडिक फ्रेगमेंट वहाँ से निकलेंगे जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेंगे। तो अगर हम एक खाने और दूसरे खाने के बीच में अगर हम गैप दे दें तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली खुद ही क्लीन कर लेगी उन लोगों को। तो हमें क्या काम करना है, फास्टिंग का गैप मेंटेन करना है। वो कैसे मेंटेन करना है, एक 12 घंटे की रोज विंडो होनी चाहिए। मान लीजिए रात को 8 बजे आपने डिनर किया तो सुबह के 8 बजे तक आप कुछ नहीं खाएंगे। 12 घंटे की रात को विंडो, वहाँ पे सब क्लीनिंग चलेगी बॉडी में। सुबह आपने 8 बजे ब्रेकफास्ट किया, फिर 6 घंटे का गैप, 2 बजे आपने लंच किया, फिर 6 घंटे का गैप, फिर 8 बजे आपने डिनर किया, बीच में कुछ नहीं खाना है। तो अगर आप ये डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं डे टू डे और कब तक, अगले 10 साल तक। तो आप सोचिए अगर आप इतना डिसिप्लिन से खाएंगे तो 10 साल बाद आपकी सेहत कैसे दिखाई देगी। और अगर आप ये डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते तो सोचिए क्या होगा। अगर आप हर 2-4 घंटे बाद कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं और हर चीज़ आप मैदा और चीनी की खा रहे हो तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप नहीं होगा तो क्या होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जो गुड हेल्थ जो है, गुड हेल्थ इज रेंटेड, इट्स नॉट ओन्ड। पे रेंट एवरीडे। लाइफ में सक्सेस जो है सडनली नहीं मिलती। रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत करते हैं तो 8-10 साल में सक्सेस कंपाउंड होती है। फेलियर भी कंपाउंड होता है, गुड हेल्थ भी कंपाउंड होती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कंपाउंड होता है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हम रोज करते हैं उससे कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलता है। तो अगर आदत अच्छी है तो कंपाउंडिंग अच्छी होगी और उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो फास्टिंग एक ऐसी ही आदत है। आपको 3 मील लेने हैं, बीच में गैप रखना है और एक 12 घंटे का बड़ा गैप रखना है। तो फास्टिंग अगर आप रखेंगे, फास्टिंग की आदत डालेंगे तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको इसका मिलेगा। दूसरा, हमें इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए नेचुरल अनकुक्ड फूड खाना चाहिए। तो हम फ्रूट्स की बजाय वेजिटेबल सैलेड पे जाएंगे। और वेजिटेबल सैलेड पे इसलिए जाएंगे क्योंकि इसमें शुगर नहीं है। तो इंसुलिन और जो हम ब्लड शुगर की बात कर रहे हैं ये स्पाइक नहीं करेगा। तो वेजिटेबल बेस्ड सैलेड एक मील में अगर हम लेंगे तो उससे विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिएंट जो बेसिक चाहिए वो सारी चीज़ें हमें इससे मिल जाती हैं। तीसरा जो कंपोनेंट है कि जब हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन जनरेट होती है, एसिडिक इन्वायरमेंट जनरेट होता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइकार्बोनेट आयन चाहिए होते हैं। तो जो एल्कलाइज़र जो ये पाउडर है, ये इलेक्ट्रोलाइट पाउडर है, एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट पाउडर, इसको अगर आप 1 गिलास पानी में, ये एक छोटा सा चम्मच इसके साथ आता है, इसको डाल दें तो इसमें बाइकार्बोनेट आयन मिलते हैं। तो ये इन्फ्लेमेशन जो बॉडी में एसिडिक इन्वायरमेंट है उसे कंट्रोल करने में मदद मिलता है। और इसमें 6 इलेक्ट्रोलाइट हैं जो बॉडी को बहुत फास्टर हाइड्रेशन देते हैं। आजकल आप देखेंगे कि सेलिब्रिटीज सब एल्कलाइन वाटर बहुत पीते हैं। एल्कलाइन वाटर का बड़ा फ़ायदा है, एक तो लोग मानते हैं इससे एजिंग स्लो होती है क्योंकि ये बहुत फास्ट हाइड्रेशन देता है तो स्किन बहुत अच्छी दिखाई देती है। अगर हाइड्रेशन कम होगा तो स्किन डल और ड्राई दिखाई देती है। दूसरा इसका बड़ा एडवांटेज है कि ये एल्कलाइन है तो बॉडी में अगर एसिडिटी वगैरह आप फील करते हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है। और तीसरा, इसी बहाने आप पानी पी लेते हैं कि एल्कलाइन वाटर पीना है, उसी बहाने आप पानी पी लेते हैं तो आपकी जो पानी की जो डेली रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करने में ये मदद करता है। तो अगर हम ये 2 मेजर कंपोनेंट देखें जो बॉडी में जो डैमेज क्रिएट कर रहे हैं वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम और इन्फ्लेमेशन। इनको अगर हम कंट्रोल कर लें तो हमारी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आ जाएगी और कोई भी फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटी हम अपने बॉडी में क्रिएट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक परफेक्ट डाइट प्लान भी बनाया जा सकता है जो आपकी दिनचर्या के बेसिस पे, आपकी बॉडी के बेसिस पे
या जो आपकी पसंद के बेसिस पे, तो डायबेक्सी का आप ये नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर एक मैसेज डाल दीजिए, आई नीड हेल्प। और जब आप ये मैसेज डालेंगे तो हमारे यहाँ से जो भी कोचेज़ हैं जो आपकी डाइट में हेल्प कर सकते हैं वो आपको कॉल करेंगे और जो भी आपकी क्वेरीज है वो सॉल्व कर देंगे। इन केस मेडिकल गाइडेंस की ज़रूरत है, मेडिकल डॉक्टर की कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो वो भी आपके लिए अरेंज कर देंगे। ये नंबर आप सेव करके रखिए अपने फ़ोन में और इससे आप डायबेक्सी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी तक जो हमने वीडियो में सीखा उसको मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ आपके लिए। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं जो यंग हैं, हेल्दी हैं, अच्छे दिखते हैं, रोज़ जिम जाते हैं, उन लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। और ऐसा आपने आसपास भी देखा होगा कि यंग लोगों को आजकल हार्ट अटैक हो रहा है। इवन कुछ न्यूज़ तो ऐसी हैं कि यंग बच्चे मतलब 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के, ऐसे लोगों को भी हार्ट अटैक की खबरें आपको सोशल मीडिया पे दिखाई देंगी। तो हमारी बॉडी में जो साइलेंट किलर है जो हार्ट अटैक क्रिएट कर सकता है वो दो साइलेंट किलर हैं। एक का नाम है मेटाबॉलिक सिंड्रोम और दूसरे का नाम है इन्फ्लेमेशन। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो 4 पैर वाला ये राक्षस है जिसके 4 पैर हैं, ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और डिसलिपिडीमिया, और ये इन्फ्लेमेशन है। तो जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो ये कुछ ऐसा होता है कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम अगर घास है तो इन्फ्लेमेशन फायर है। तो घास और फायर जब एक साथ होते हैं तो तबाही होती है। तो ऐसे ही बॉडी में जब मेटाबॉलिक सिंड्रोम और इन्फ्लेमेशन दोनों कंबाइन होते हैं तो हमारी बॉडी में तबाही होती है, हमारी बॉडी में डैमेज होता है। तो इसको कैसे दूर करना है? तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम को पहचानने का तरीका टेस्ट है HOMA-IR। ऐसे ही इन्फ्लेमेशन को पहचानने का तरीका है ESR और दूसरा हाई सेंसिटिव CRP। अगर ये वैल्यूज़ बढ़ी हुई हैं तो इसका मतलब मेटाबॉलिक सिंड्रोम और इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में बढ़ा हुआ है। इसको कम करने के लिए हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, हम अपनी ईटिंग हैबिट को चेंज करते हैं। तो अगर हमें HOMA-IR की वैल्यू को कम करना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना है, तो 2 कंपोनेंट पे हम फोकस कर रहे हैं कि ऐसा खाना खाएं कि जो ना तो इंसुलिन को स्पाइक करे ना ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करे। तो इंसुलिन और शुगर को स्पाइक करने वाले कंपोनेंट हैं वो जनरली ग्रेन बेस्ड कंपोनेंट है, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा है, वो हैं, शुगर है, ये सारी चीज़ें शुगर और इंसुलिन को स्पाइक करते हैं। तो इनको हमें रिड्यूस करना है। तो हम एक मेजर चेंज अपनी बॉडी में कर लेते हैं कि जो नॉर्मली ये गेहूं का आटा या मल्टीग्रेन आटा, इसको हटा के हम न्यूट्रोएक्टिव कीटो आटा यूज़ करते हैं। इसमें 40% प्रोटीन है, 15% फाइबर है। इससे आपकी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी आएगी, आपको ज़्यादा मस्कुलर स्ट्रेंथ मिलेगी, इससे आपका पेट भी ठीक रहेगा और इससे जो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होगी। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट इनटेक कम रहेगा, तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कंट्रोल करने में आपको मदद मिलेगी। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं तो उससे हम मसल परसेंटेज बढ़ाते हैं, फैट परसेंटेज कम करते हैं। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम 3 कंपोनेंट की अप्रोच लेते हैं। एक, फास्टिंग कि फूड मील्स के बीच में गैप रखते हैं। दूसरा, हम अनकुक्ड वेजिटेबल सैलेड वगैरह खाएंगे, उससे हमें इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद मिलेगी। और तीसरा, ये एल्कलाइन वाटर, ये रोज़ 1 लीटर एल्कलाइन वाटर आप पिएंगे तो इससे बाइकार्बोनेट आयन मिलते हैं, हाइड्रेशन होता है, 6 इलेक्ट्रोलाइट भी इसके साथ में मिलते हैं। पिछले 20 सालों से ज़्यादा समय से मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम पर ही काम कर रहा हूँ। और ये मैंने देखा है कि अगर आदमी अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर ले तो उसे बड़ा फ़ायदा होता है। अगर वो अच्छी चीज़ें करता है, अच्छी हैबिट रखता है, तो उसे फ़ायदा होता है। और डायबेक्सी में एज ए बिज़नेस हम बिलीव करते हैं कि परमानेंट सक्सेस आपको परमानेंट कस्टमर से ही मिलती है और परमानेंट कस्टमर वो होता है जो सेटिस्फाइड कस्टमर होता है। इसलिए हम लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, हम प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, हम अपनी सर्विस पे ध्यान देते हैं। कीटो आटे को हम पिछले 10 साल से बेच रहे हैं और रेगुलरली 10 साल से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इतने लंबे समय तक ईयर आफ्टर ईयर, डे आफ्टर डे, मंथ आफ्टर मंथ लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि प्रोडक्ट में क्वालिटी है और सर्विस अच्छी है। भाई, जो भी डायबेक्सी से जुड़ा है उसे कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है, क्योंकि डायबेक्सी में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, डायबेक्सी में हम सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो डायबेक्सी से जुड़िए, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा आपका। थैंक यू। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाता है जो शुगर नहीं बढ़ाते, क्योंकि
डायबेक्सी का मिशन है हिंदुस्तान से डायबिटीज को पोलियो की तरह भगाना। डायबेक्सी से जुड़ने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से डायरेक्टली diabexi.com पर जाइए, सही सलाह पाएं, सही प्रोडक्ट पाएं और पैसे भी बचाएं।